नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube क्लासेज शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। आज का हमारा चैप्टर है मुद्रा और वित्तीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ चैप्टर, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड कमेंट के द्वारा और प्रेस बेल आइकन के माध्यम से आप चैनल को पूर्ण रूप से सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना किस प्रकार से लगा। आज के इस चैप्टर में हम आपको मुद्रा की उत्पत्ति, टकसालों के बारे में जानकारी देंगे और यहां तक कि मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ वित्तीय और अनौपचारिक संस्थाओं की जानकारी भी इस पाठ में आपको दी जाएगी। यहां तक कि मुद्रा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, प्रेस बेल आइकन बटन और लाइक एंड कमेंट्स के द्वारा आप हमें बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रा का वास्तविक परिचय से आपको परिचय करा दूं कि मुद्रा आखिर कहते किसे हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। दिस इज डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स। यदि सीधी भाषा में कहें तो मान लीजिए आपने 5 रुपए का बिस्कुट खरीदा और बिस्कुट खरीदने के बदले में दुकानदार आपको देता है बिस्कुट और आप उसे 5 रुपए देते हैं, तो जो वो रुपया आपने दिया वो है मुद्रा। लेकिन इसको यदि इकोनॉमिक्स की परिभाषा में ही बोले कि वस्तु और सेवाओं के बदले में जिन चीजों का हम भुगतान करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। वस्तु तो आपकी समझ में आ गई होगी कि कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको आप खरीदें बाजार से, और सेवाओं का सीधा सा मतलब है जो सेवाएं राजकीय सेवाएं या गवर्नमेंट सेवाएं हैं, जैसे कि आप स्कूल एजुकेशन में पढ़ाते हैं, आप पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहे हैं, इसके बदले में आप गवर्नमेंट का काम करते हैं और गवर्नमेंट आपके लिए बेसिक सैलरी देती है, तो आप गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं, आप पब्लिक प्राइवेटेशन में सेवा का काम कर रहे हैं, तो ये होती है सेवा। तो अब इस दोनों चीजों को मिलाकर के मुद्रा की परिभाषा बनी है मित्रों कि वस्तु और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करें उसे हम मुद्रा कहते हैं। भारत की मुद्रा को भारतीय रुपया कहा जाता है। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। जी हाँ, भारतीय रुपया, इस शब्द पे जरा गौर करें। रुपया जैसे यहाँ लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया या रुपये, या पे एक ही मात्रा लगाने से भी इस क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हो जाता है, इसलिए भारत की मुद्रा है रुपया। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय इस रुपये के प्रतीक को डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मुद्रा चलती है उसे हम यूएस डॉलर, ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टर्लिंग और यूरोपीय संघ की मुद्रा को यूरो के नाम से तथा जापान देश की मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछे गए हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राओं के नाम पूछे गए हैं। ये भी अभी वर्तमान में पूछा गया है हाल में कि भारत की जो मुद्रा है या भारतीय रुपए की प्रतीक चिन्ह को किसने तैयार किया, तो डॉक्टर उदय कुमार ने। इसके बाद में आपको थोड़ा और मुद्रा की उत्पत्ति से संबंधित बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को हम मनी कहते हैं। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से हुई है। जी हाँ, मोनेटा लैटिन भाषा का शब्द है और इटली में जो रोम है वहां पहली टकसाल देवी है जिसको कि जहां पर मॉनिटर या मोनिटा के रूप में इस मंदिर में बनाया गया है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि इटली के शहर रोम में पहली टकसाल का मतलब वो जगह जहां पर कि सिक्के छापे जाते हैं। दोबारा से रिमाइंड करता हूं कि इटली के रोम शहर में पहली टकसाल देवी का मंदिर जो कि मॉनिटर के रूप में स्थापित है, वहां से मनी शब्द को लिया गया है मोनेटा के रूप में। तो आपको पता लग गया होगा कि आखिर मनी शब्द कहां से लिया गया, मोनेटा से, और मोनेटा शब्द कहां से लिया गया है, इटली की टकसाल देवी मॉनिटर के रूप में लिया गया है, मोनेटा। विश्व में प्रथम सिक्के जारी करने वाले देशों में भारत और चीन का प्रथम स्थान आता है, जबकि भारत में पहला रुपया
शेर शाह सूरी द्वारा सन 1546 में जारी किया गया था, 1546 में, और सुल्तान का नाम है शेर शाह सूरी, जिन्होंने पहला रुपया भारत में जारी किया था। वर्तमान में भारत में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 व 10 रुपए के सिक्के जारी किए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि वर्तमान में 1, 2, 5 और 10 के सिक्के जारी किए जा रहे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के जो नोट हुआ करती थी उन पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है उनके छापने पर। इसीलिए आजकल आप 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के ही देख पाते हैं, ना कि नोटों के बारे में आपको जानकारी मिल पाती है, क्योंकि ये बैंक ने वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको बंद कर दिया है छापने से। तो ये तो थी थोड़ी सी मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में हल्की सी जानकारी। मैं आपको यह भी बता दूं कि आप हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में जरूर करें। आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। आप पढ़ने वाले हैं तब भी बहुत बढ़िया है, और यदि आप पढ़ने वाले नहीं है तो आपके घर में जो भी मित्र हो, आपका भाई बंधु, उसके लिए वीडियो कृपया करके आप शेयर करके पहुंचा दें। तो मैं आपको और आगे बता दूं कि मुद्रा से जुड़े कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली जिनको कि मौद्रिक रूप से आप पढ़ते हैं, जैसे विनिमय क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में, किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में किसी वस्तु या सेवा का ही आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जैसे कि मैंने आपसे कोई वस्तु खरीदी और मान लीजिए वो वस्तु की कीमत 5 रुपया है, और उसी वस्तु के बराबर की कोई वस्तु आपने मुझे दे दी, तो वो कहलाया जाएगा विनिमय, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एक्सचेंज। इसके बदले में यदि हम मौद्रिक विनिमय की बात करें कि मुद्रा का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, जिसमें मनी को आदान प्रदान दिया और लिया जाता है, तो उसे हम मौद्रिक विनिमय कहते हैं। साख क्या होती है? जी हां, आपने साख के बारे में सुना होगा, लेकिन इसको पारिभाषिक शब्दावली के रूप में पढ़ें तो बड़ी छोटी सी लाइन है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया उधार, यानी एक पक्ष जब दूसरे पक्ष को ऋण देता हो, उधार देता हो, तो वो ऋण या उधार जिस विश्वास के आधार पर दिया जाता है वह विश्वास ही साख कहलाती है। तो मित्रों याद रख लें कि साख क्या होती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि निवेश क्या है। यह शब्द भी आपने बहुत बार सुना होगा। अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है, जो कि निवेश कहलाता है। यानी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसमें जो वास्तविक उत्पादन होगा, जिस वास्तविक उत्पादन से हमारे स्टॉक में जो वृद्धि होगी, उसे हम निवेश कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको और बता दूं, मुद्रा से जुड़ी हुई पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बता दूं मित्रों। देखिए हमारे पास ये मुद्रा से जुड़ी और पारिभाषिक शब्दावली है, तो मैं आपको बता दूं कि बचत क्या होती है। जी हाँ, बचत के बारे में बचाएं कि आपने बचत शब्द सुना भी है, या बचत करता क्या होता है। दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस कि बचत क्या है और बचत करता क्या है। पहले मैं बचत करता बता दूं कि वह व्यक्ति जो अपनी आय में उपभोग के पश्चात कुछ पूंजी बचाए रखता है, उसे हम बचत करता कहते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं और आपने खर्च करने के बाद 20 रुपये बचा लिए, या खर्च करने के बाद आपके पास 20 रुपये बचे, तो जो 20 रुपये हैं वो आपकी बचत है, और उपभोग यानी खर्च करने के पश्चात जितनी राशि बचाई वह उस आधार पर आपको हम 20 रुपये का बचत करता कहेंगे। ठीक इसी प्रकार बचत क्या है? आय का वह भाग जिसमें उपभोग नहीं किया जाता उसे हम बचत कहते हैं मित्रों। जबकि आपको मैं ये भी बता दूं, आजकल एक नया शब्द भी चल रहा है जिसमें कि वित्तीय समावेशन का बड़ा अर्थ लिया जाता है, क्योंकि वित्तीय समावेशन मुद्रा से जुड़ा हुआ है। जब हम समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े और निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को लगातार कुछ इस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करें जो कि उनके गरीब, कमजोर, पिछड़ेपन को दूर करने का काम करें, ऐसा कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। स्कूलों में देखिए छात्रवृत्ति दी जा रही है गरीब, कमजोर, पिछड़े वर्ग के और निम्न वर्ग के लोगों के लिए। ठीक इसी प्रकार सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा भी छात्रवृत्ति दी जाती है। तो कुल मिला के वो छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े वर्ग के लोगों को
इस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना या वित्तीय सेवाओं से जोड़ना जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो सके, उनका पिछड़ापन दूर हो सके, उसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था क्या है, किसी एक देश या एक क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा हुआ तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। अधिविकर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, हर कुछ एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि अधिविकर्ष क्या होती है, या फिर आपका बैंक में कोई खाता हो तो वहां आप अधिविकर्ष के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आपके पास चेक हो तो वहां चेक के नीचे अधिविकर्ष कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। देखिए अधिविकर्ष क्या है कि खाता धारकों द्वारा खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देने की जो प्रक्रिया है वही अधिविकर्ष है। मान लीजिए आप खाता धारक है, आपका पीएनबी बैंक में खाता है और आपकी टोटल जमा राशि है 2 लाख रुपए, जबकि आपको मदद चाहिए 2,50,000 रुपए की, तो आपको बैंक वाले अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आप अपनी जमा राशि से अधिक राशि जो निकालेंगे, वो जो सुविधा है, वो जो ऋण प्रदान करना है, उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आगे पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात बता दूं, इससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे हम बोलते हैं, और आरबीआई का मुख्यालय है मित्रों मुंबई में स्थापित है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा शीर्ष बैंक है, यानी सबसे पहले नंबर का और सबसे बड़ा शीर्ष बैंक है। यह बैंक मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। क्या ये कथन सत्य है? जी हाँ, ये तीनों ही कथन सत्य हैं कि सबसे बड़ा बैंक, सबसे शीर्ष बैंक, इसके अतिरिक्त मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सत्य है। और नाबार्ड एक संस्था है, उसके कार्यों का भी निरीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जबकि भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास में ही है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कागजी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सही आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये लाइन लिखी इसीलिए गई है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि भारत में कागजी नोट जारी करने का जो फुल ऑथेंटिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के लिए कुछ उधार देता है। वो जो उधार है, वो जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। और 1 रुपए के नोट पर केवल वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए से अधिक के जितने भी नोट हैं उन सब पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो पूछा जाए कि केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर है मित्रों, जबकि उससे अधिक बड़े नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। एक कार्य और बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य और यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार प्लस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच का एजेंट है भारतीय रिजर्व बैंक। जबकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वह केंद्र सरकार का मुख्य बैंकर है, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य भी करता है, मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य भी यही करता है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारत की जो सरकार है या भारत के अन्य बैंकों को ऋण देने का कार्यक्रम भी लागू करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये थी पूरी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। यदि अब हम मुद्रा के मनी के विभिन्न कार्यों को जान लें कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है, तो मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय, यानी एक्सचेंज का माध्यम है मुद्रा का पहला कार्य। मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु का सही मूल्य का मापन केवल मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है, इसलिए मुद्रा का दूसरा कार्य है मूल्य का मापक।
और विलंबित भुगतानों का मानक, जी हाँ, जो भुगतान आज कर रहे हैं वो 10 दिन बाद भी उठाए जा सकते हैं। इस चीज का मानक क्या होगा, वो मुद्रा ही हो सकती है। जैसे मैंने आज चेक लगाया और वो चेक मान लो 5 दिन बाद क्लियर हुआ, तो वो जो भुगतान है जो कि कुछ दिनों बाद विलंबित रूप से उठाया गया, उस भुगतानों का जो मानक है, स्टैंडर्ड पैमाना, वो भी मुद्रा में ही जारी होगा। इसलिए मुद्रा का एक कार्य और हो गया विलंबित भुगतानों का मानक के रूप में। किसी भी वस्तु का भंडार के रूप में हो सकता है मूल्य का कार्य। मुद्रा का एक कार्य और है मित्रों साख का रूप में, जी हाँ, साख का रूप में आधार प्रदान करती है मुद्रा। जिसके अतिरिक्त बचत को निवेशकों में परिवर्तित करना, जो भी बचत है उस बचत को निवेशकों में परिवर्तित करने का कार्य भी मुद्रा ही करती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बता दूं, जो ये कॉमर्शियल बैंक हैं जिनको कि आप देखते हैं, पीएनबी हो, ओरिएंटल बैंक हो, आप स्टेट बैंक हो, वर्तमान में 19 वाणिज्यिक बैंक हैं जिन के बारे में बता दूं कि वाणिज्यिक बैंकों के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है जमाएं स्वीकार करना। अब जमाएं क्या होती हैं? जमा का सीधा सा अर्थ है जो पैसा आपके पास है और आपने जो पैसा बैंक में जमा करा रखा है वो जमा धन जमाएं कहलाएगा। तो जमाएं 3 प्रकार की होती हैं, चालू खाते की जमा, बचत खाते की जमा और स्थायी जमा। ये इससे आपको पता लगता है कि खाते भी देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक चालू खाता हो गया, एक जमा का बचत खाता, एक स्थायी जमा। चालू खाता तो वो है जिसमें कि बैंक दर या बैंक ब्याज बहुत कम है, जिसमें आप लेन देन बार बार कर सकते हो, वो है चालू खाता। जबकि बचत खाता भी कुछ इसी प्रकार का है जिसमें लेन देन की कुछ शर्तें होती हैं, महीने में आप 5 या 6 बार लेन देन कर सकते हो, उसमें भी बचत दर कम होती है। जबकि जो स्थायी जमा खाता होता है उसमें शर्त यह है कि आपने जो धन जमा कराया वो एक निश्चित टाइम पीरियड तक बैंक में जमा रहेगा और उस पर आपको ब्याज दर भी अधिक मिलेगी। तो वो है आपकी स्थायी जमा खाता कहते हैं जिसे हम। बैंक सर्वाधिक ब्याज दरें स्थायी जमा पर ही प्रदान करता है। इनकी अवधि भी मित्रों लंबी होती है, इसलिए स्थायी जमा खाते को हम समय जमाएं भी कहते हैं। ये बात आप याद रखें। तो ये थे वाणिज्यिक बैंकों के 3 महत्वपूर्ण कार्य। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइंड करें हेडिंग को कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा के जो मनी से संबंधित बातें थी, डॉक्टर उदय कुमार के बारे में पढ़ा, वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा सी जानकारी ली, मुद्राओं के कार्यों के बारे में पढ़ा, वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ा, चालू खाता बचत खाते के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये इस चैप्टर से संबंधित थोड़ी सी जानकारी जो हमने आपको दी। कृपया करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।